नमस्कार, आप देख रहे हैं द तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। हाल ही की नेपाल की घटना को किस रूप में आप देख रहे हैं, तेजल मीडिया की एक रिपोर्ट आप अवश्य सुने। आपको बता दें कि हमारे पड़ोस के अंदर यानी श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की घटना एक ही तरीके की घटित हुई और सरकारी कार्यालयों, संसद और मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा था। हालांकि नेपाल की घटना जो है अलग तरीके से है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, राजशाही थी, लगभग 250 साल तक राजशाही चलती रही। उनके बाद राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ, लोकतंत्र की बहाली हुई। लेकिन अब जो है लोकतंत्र के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी। लोकतंत्र जो है उसमें जो सरकार है वो तानाशाही हो गई है, लोकतंत्र का गला घोटने वाली हो गई है, आवाज दबा रही है। भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया है, बेरोजगारी जो है हर जगह ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा था वो युवाओं के अंदर था। और एक बात जो प्रचलित हो रही है कि नेपो किड्स यानी नेताओं ने देश को बहुत लूटा, उसके बाद में नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। और लगातार युवाओं के अंदर इस बात का गुस्सा था कि देश को पूरा लूटने के बाद नेताओं ने पूरा पैसा विदेशों में लगा दिया और उनके बच्चे जो है विदेशों के अंदर पढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर वही बच्चे देश में आकर उनका खून चूसने वाले हैं। इसके लिए नेपो किड्स यानी नेताओं की, बड़ी सेलिब्रिटियों के बच्चों के खिलाफ बड़ा गुस्सा था आम जन में। साथ ही नया जो शब्द चल रहा है वो है जैन जी। यानी ये कौन सी जनरेशन है जिनका नाम जैन जी यानी जैन जेड रखा है। ये वो जनरेशन है जिनका जन्म 97 से 1997 से 2010 के बीच में हुआ है। अर्थात वो वर्तमान में 15 से 28 साल के आयु के युवा वर्ग है, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी है। यानी ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुई है। यानी जन्म के साथ ही स्मार्टफोन था, सोशल मीडिया था, स्मार्ट जनरेशन जो है और कनेक्टिविटी उनकी जो थी वो लगातार दुनिया से थी और बेबाकी के साथ अपनी बात को रखने वाले, शेयर करने वाली ये नई पीढ़ी थी। यानी इस पीढ़ी से पहले मिलेनियल्स जनरेशन थी, उसके बाद में जेन जेड ये आ गई, उसके बाद में जो है अल्फा, फिर उसके बाद में बीटा जनरेशन आएगी। ये समय कालखंड को अलग अलग बांटा गया है। लेकिन इस पीढ़ी की ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि नेपाल के अंदर केवल सोशल मीडिया पर बैन लगाने से बवाल नहीं हुआ है, बल्कि इनके पीछे बहुत सारी वजह भी हो सकती है। पहली वजह, वहां शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, बेरोजगारी जो है आज से ज्यादा बढ़ गई है, नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार जो है निरकुश है, तानाशाही हिटलरशाही है, आवाज को दबाने का लगातार प्रयास कर रही थी। तो सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा इस बात का था और सरकार भ्रष्टाचार के कारण नेपाल के लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रही थी, रोजगार नहीं था। आधे से ज्यादा नेपाल के लोग देश दुनिया के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। छोटा सा नेपाल देश है और गरीबी रेखा से आधे से ज्यादा लोग जो है वहां चल रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे इतनी संख्या में वहां लोग हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया का जमाना आया, सोशल मीडिया पर लोग आने लगे। सरकार का विरोध करने का एकमात्र सारा सोशल मीडिया था, यानी वो ट्विटर हो, फेसबुक, एक्स हैंडल और अभी भी जो है टिकटॉक पर वहां बैन नहीं लगाया, लेकिन बाकी जो ऐप है, पूरी ऐप जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि नियमों के अनुसार कंपनियां नहीं चल रही है, उनको समय दिया था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, नेपाल सरकार के नियमों के अनुसार चलने को, उसमें केवल टिकटॉक चला, बाकी बड़े सोशल मीडिया जो है नहीं चलने के कारण उन पर बैन लगाया गया। हालांकि सरकार जब है, सरकार के हाथों में मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर, बड़े टीवी चैनल उनकी गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, केवल सरकार के पक्ष में लिखा जा रहा है। आम जनता की पीड़ा उठाने वाला जब मीडिया नहीं रहता है, मीडिया बिक चुका होता है, तब युवाओं के पास, आम जन के पास केवल हथियार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर इस क्रांति को फैलाया गया, विचारों को प्रदान किया गया, आदान प्रदान किया गया और जो ये
अंदर खाने क्रांति थी, धीरे धीरे युवाओं के उबाल के रूप में बाहर आई, ये भी एक बड़ी वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ा जो गुस्सा था वो वहां स्थानीय सरकार के खिलाफ, वो रोजगार देने में असफल रही। वहां के लोग हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके बच्चे ऐश मौज के साथ पढ़ रहे थे, जबकि आम जन गरीब जो है रोजी रोटी के लाले पड़ रहे थे। ये गुस्से का भी कारण था। लेकिन जब मीडिया, टीवी चैनल, अखबार सब सरकार की गोद में जाके बैठ जाए तो आम जन के पास केवल एक ही हथियार था, वो था सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद में ये क्रांति और भड़क गई। उसके बाद में सरकार ने सख्ती से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, ये आग में घी डालने के प्रयास हुए। उसके बाद क्रांति भड़की और किस तरीके से देश के संसद भवन को, राष्ट्रपति भवन को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायालय और जो गोद में बैठे हुए मीडिया हाउसेस थे उनके कार्यालयों को भी जला दिया गया। देश छोड़ के भागने पर मजबूर हुए। इस्तीफे के बाद में अपनी जान बचाने के लाले पड़ने लगे। कई मंत्रियों, वित्त मंत्री सहित लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके मारने के भी वीडियो आ रहे हैं। यानी दौड़ा दौड़ा के किस तरीके से पीटा। लोगों में गुस्सा इतना था कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को भी नहीं छोड़ा, जला डाला। हालांकि ये देश का नुकसान हो रहा था, लेकिन गुस्सा तत्कालीन सरकार के प्रति था, जहां बैठकर देश का भविष्य के तय करने वाले लोग जिस संसद भवन में बैठ रहे थे, जहां बैठ करके अटॉर्नी जनरल जो देख रहे थे, युवाओं के खिलाफ फैसले ले रहे थे, उन्हीं को जला दिया गया। पुलिस और सेना को बुलाना पड़ा, हालांकि पुलिस से कुछ नहीं हुआ। सेना ने उनके बाद मोर्चा संभाला, नेताओं को सुरक्षित निकाला। हालांकि नेताओं के परिवार और बच्चे उससे पहले ही है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी निशाना बनाया, उनको घर सहित आग के हवाले कर दिया गया। इस तरीके की घटनाएं आई। ये आंदोलन हमारे पड़ोस में ही नहीं हो रहे हैं। जेपी आंदोलन भारत के अंदर हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारें गई, बदल गई। उनके बाद भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया आने के बाद में अन्ना आंदोलन बड़ा भारत में भी हुआ, जो रिजल्ट है केजरीवाल के रूप में निकला। हालांकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, उसके बाद में केजरीवाल निकले, सत्ता में आए और भ्रष्टाचार के आरोपों में केजरीवाल जेल गए। हालांकि इस तरीके की सोशल मीडिया की क्रांति हुई। भारत के अंदर भी कई बार ऐसे ऐसे आंदोलन हुए। विदेशी ताकतों ने ऐसे प्रयोग करने की भी कोशिश की कि घटनाएं, दुर्घटनाएं को अंजाम देने के बाद में भारत के आम नागरिक और सरकार का रुख क्या रहता है। ये प्रयोग अलग अलग देशों में रहते हैं। जहाँ की सरकारें कमजोर है, वहां इस तरीके के तख्ता पलट में लोग जो है सफल हो गए। हालांकि चिंगारी जो लगाई गई वो बाहरी ताकतों के द्वारा लगाई गई थी, विदेशी कंपनियों के लिए लगाई गई थी। लेकिन देश के बेरोजगार युवा भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों के खिलाफ इतना गुस्सा था कि तख्ता पलट हो गया। नए लोग उसकी जगह आ गए। कुछ देशों के अंदर चरमपंथी आतंकवादी जो है सत्ता में आ गए। कुछ जगह सरकारें बदल गई। एक देश ने तख्ता बदला, दूसरे के हाथों में वापस सरकार बिक गई। इस तरीके का हाका देश और दुनिया के अंदर हो रहा है। कई जगह इस तरीके की घटनाएं हो रही है। यहाँ भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। कभी एनआरसी के नाम पर हुआ, किसान आंदोलन के समय लाल किले पर झंडे फहराए गए। इस तरीके की भी घटनाएं हुई। संसद पर हमला हुआ, पुलवामा और पहलगाम की घटनाएं हुई। अलग अलग जगह धर्म और जाति के नाम पर वो लोगों को मारने के प्रयास किए, ताकि ये परखने का प्रयास था कि लोगों की भावनाओं में क्या उबाल आता है। हालांकि विदेशी ताकत जब भी भारत पर हमला करती है तब भारत हमेशा एकजुटता का परिचय देता है। हमारे देश की ये ताकत रही है, ये पहचान रही है कि हम अपनी छोटी मोटी बातों को और राजनीतिक बातों को छोड़ करके हमेशा एकजुटता के साथ देश के साथ खड़े होते हैं। फर्स्ट नेशन की भावना के साथ हमेशा हिंदुस्तानी लोग जो है एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन प्रयोग विदेशों में ही नहीं, पड़ोस में ही नहीं, देश और दुनिया में इस तरीके के हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात आप देखिए कि नेपाल का कोई सोशल मीडिया नहीं, मीडिया नहीं, उस देश की कोई उपज नहीं, उनका कोई ऐप नहीं। विदेशी कंपनियों के ऐप, विदेश में बैठे हुए लोग, अमेरिका और चाइना के ऐप अथवा अन्य देशों के टूल, वो जो है कैसे नेपाल में काम कर गए। यानी क्रांतियां ले आए, तख्ता पलट हो गया, जबकि जो लड़ाई हो रही है उनका देश के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। वो जो है, वो ऐप, वो टूल, वो विदेशी है, उनकी जो अर्निंग हो रही है वो विदेशी है।
पैसा जो कमा रहे हैं, विदेशी कमा रहे हैं, दूसरे देश की कंपनियों के ऐप किस तरीके से नेपाल जैसे देश ही नहीं, कई दुनिया के देशों में तख्ता पलट सोशल मीडिया ने कर दिया। ये जो जेन जेड जनरेशन जो है, ये वो जनरेशन है जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच में है। ये सोशल मीडिया इंटरनेट के जमाने में पैदा हुए, ये विचार जो व्यक्त करते हैं सोशल मीडिया पर है, खुलापन के प्रतीक होते हैं। और जैसा देख रहे हैं वैसा जो विचार रख रहे हैं, वो खुली खुली क्रांति को ललकारने वाले, आगाज करने वाली ये पीढ़ी है। तो उन्होंने सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग किया, उनके बाद बैन लगने के बाद में और क्रांति भटक गई, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान करने का केवल मात्र सोशल मीडिया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया सारे मिलकर के किसी देश की जनता की भावना को सरकार तक और सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों को आम जन के लिए पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन नेपाल के अंदर टीवी चैनल, न्यूज़पेपर सरकार की गोद में बैठ गए, इसलिए सरकार के प्रति जो गुस्सा था आम जन का, जेड जनरेशन का, वो गुस्सा उन मीडिया से इसके खिलाफ भी निकला। उन्होंने उनके दफ्तरों को जला दिया, उनके पत्रकारों को पीटने की घटनाएं भी सामने आई, क्योंकि उनका गुस्सा उन तमाम ताकतों के खिलाफ था जिन्होंने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, उनको रोजगार नहीं दिया, निरंकुश और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, हिटलरशाही दिखाने की जिन ताकतों ने कोशिश की, देश को लूटने का काम जो जिन ताकतों ने किया, उन सब के खिलाफ नेपाल के आम जन, जेड जो जनरेशन है, उनका गुस्सा उनके खिलाफ था। अब आप देखिए कि किस तरीके से देश दुनिया का जो ऐप है, विदेश की धरती पर कहीं भी किसी देश के अंदर इस तरीके की राय कायम करने के लिए बेबाकी से, और हमारे देश की भी अगर आसपास की आप बात करें तो यहाँ भी ऐसी कई घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई जब सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला करके लोगों की जो घर को जला दिया गया, दंगे भड़क गए, आगजनी हो गई और घटनाएं, दुर्घटनाओं ने इस अफवाहों के कारण बड़ा विकराल रूप ले लिया। यानी विदेश के अंदर बना हुआ ऐप किसी भी देश के अंदर जो है सरकार में तख्ता पलट कर रहे हैं, सरकार के गिराने के जो है काम वहां हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़े करने में भूमिका निभा रहे हैं। यानी उस पर परोसे जाने वाला जो सामग्री है वो जहरीली हो सकती है, विषैली हो सकती है, वो जो है वो हीट स्पीच हो सकती है, अथवा धार्मिक और देशद्रोह वाली भावना भड़काने वाली भी सामग्री हो सकती है। दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है। किसी जगह बैठा हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी सामग्री जो है किसी देश में परोसी जा सकती है। इसलिए सरकारें जो है समय समय पर अलग अलग देशों के अंदर कानून बना रही है। बच्चे जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन पर ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में बैन लगा है। 18 साल से यानी नाबालिग इसका उपयोग नहीं करेंगे। कानून ला रहे हैं, कई ऐप जो है इस तरीके का हर सरकार हटा रही है। भारत में भी ऐसे ऐप हटे हैं। अब सोशल मीडिया पर बैन लगाने यानी उनके लिए रजिस्ट्रेशन और अन्य जो है सरकार के कानून के दायरे में लाने के प्रयास हो रहे हैं लगातार। आने वाले समय में भारत सरकार भी बहुत सारे इस तरीके के जो ऐप है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अथवा उनकी जो सामग्री है वो देशद्रोह जैसी है, अथवा देश के अंदर ऐसी ताकतें पनप रही है, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ रजिस्ट्रेशन के, शुल्क के, अथवा उन पर बैन, चेतावनी, वो कंपनियां यहाँ कार्यालय खोले और भारत के यानी जिस देश के अंदर वो काम कर रहे हैं उस देश के कानून के अनुसार वो काम करें। इस तरीके के आने वाले समय में ऐसा संभव है। नेपाली बाजार आप देखेंगे तो देश दुनिया ही नहीं, यहाँ बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट के पास भी आप देखेंगे तो एक नेपाली बाजार हमेशा यहाँ रहता है। बड़ी ईमानदारी के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नेपाल के अंदर उबाल क्यों आया? क्योंकि नेपाल के लोग सबसे ज्यादा बाहर काम कर रहे हैं, गरीब देश है। आम आदमी स्मार्टफोन तो ले आया, लेकिन वो व्हाट्सएप का उपयोग कर सकता है, चैट कर सकता है, अथवा वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कर सकता है। ये सस्ती इंटरनेट सेवाओं के अंदर आता है, ताकि जहां भी बैठे हैं देश दुनिया के अंदर नेपाली, वो अपने परिवार से जुड़ाव रहते हैं। सोशल मीडिया यूजर है, इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, वो भी बहुत है देश दुनिया के अंदर। वो भी अपने भाग्य आजमा करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। जहाँ
मीडिया और टीवी चैनल बिक जाते हैं सरकार के हाथों में, आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, वहां एक ही हथियार है, सोशल मीडिया। आम आदमी, युवाओं के हाथ में यही हथियार है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे युवा तक पहुंचा सकते हैं। और यही कारण है प्रोटेस्ट हुआ है। ये नेपाल के अंदर जो तख्तापलट की घटना हुई है, इसमें सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन केवल सोशल मीडिया एक कारण नहीं है, वहां की सरकार के भ्रष्टाचार, वहां का निर्कुश शासक, तानाशाही, हिटलरशाही, आवाज को दबाने के और सरकारी जो जितनी एजेंसी थी, उन सब ने आम जनता को लूटने का, आवाज को दबाने का जो है प्रयास किया। अंत तक क्रांति फूटी। यही क्रांति जो है इस जनरेशन के लोगों में क्रांति फूटी। जो लोग युवा है, 15 से 25 साल के बीच के हैं, ज्यादातर के वीडियो में आप देखा होगा कि उनके हाथ में किताबें हैं, थैला लटकाए हुए हैं, पानी की बोतल हाथ में है, केतली है, अर्थात स्कूली बच्चे थे या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे या वो बेरोजगार युवा थे जो सरकार से बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे थे रोजगार मिलेगा, लेकिन किसी प्रकार का उन्हें रोजगार नहीं मिला। यही कारण है नेपाल के अंदर तख्तापलट हो गया। ये जो है भारत से लंबी सीमा लग रही है। भारत और नेपाल जाने के लिए किसी प्रकार की वीजा की भी आवश्यकता नहीं है। नेपाल को हम अपना पड़ोसी देश ही नहीं, अपना मित्र मानते हैं। लोग आराम से आते जाते हैं, व्यापारिक रूप से भी हमारे उनके साथ अच्छे संबंध है। ये लगातार तख्तापलट जो है एशिया के अंदर हो रहे हैं, ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन क्या सोशल मीडिया और इस तरीके की हिटलरशाही के खिलाफ युवा आंदोलन करके, जिन लोगों ने सपने में भी नहीं देखा कि राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, संसद भवन के अंदर बैठे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक है, विदेशी पासपोर्ट है, खुद के प्लेन है, उन लोगों के सामने कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन 48 घंटे की क्रांति के सामने देश की सरकार टिक नहीं सकी। ये नेपाल में क्रांति हो गई। इस तरीके के कई देशों के अंदर तख्तापलट हुए हैं। लगातार कब कहां क्या घटित हो जाए कोई पता नहीं है। दुनिया को बाजार समझने वाले शक्तिशाली राष्ट्र भी ये देख रहे हैं कि कब कोई देश, उसकी सरकार उनके समर्थक बन जाए, वो मार्केट के रूप में अपना सामान बेचे, लड़ाई झगड़े होते रहे दो देशों के बीच में, ताकि हथियार बेचते रहे और उनका व्यापार बढ़ता रहे। ये लगातार प्रयास जो है करते रहते हैं। ऐसी घटनाओं का परिणाम नेपाल है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।